हेलो स्टूडेंट्स। तो जो ये आज की वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 6 भू आकृतियां और उनका विकास, लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस चैप्टर से टॉप 10 टॉपिक्स, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज शायद आपने ध्यान दी हो या ना ध्यान दी हो, याद रखिएगा, ये हमारी गलती है। ठीक है, ये 12 नहीं है, ये 11 है। ये हमारी बहुत जिम्मेदार टीम है, ये बैठी इस टीम ने करा है। तो इस चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास इसमें खासियत क्या आती है। देखिए, जब हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स की, यानी कि भू आकृतियों की, तो जब तक हम भू आकृति को देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। ठीक है, तो भू आकृतियों को देख के समझने के लिए हमने इस वीडियो में कुछ पिक्चर्स ऐड करी हैं जिसको आप देख के आसानी से समझ जाओगे कि कौन सी चीज क्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो वी आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो इसको हम कहते हैं नदी के द्वारा या फिर प्रवाहित जल, फ्लोइंग वाटर के द्वारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आता है, कंदरा। कंदरा का मतलब बेटा होता है गुफा। ठीक है, याद रखिए, कंदरा का मतलब क्या है? गुफा। देखिए, गुफा में जब जो ग्राउंड वाटर होता है, जब वो बहुत ट्रैवल करता है तो उस गुफा की छत से नीचे की तरफ चूने की, ठीक है याद रखिएगा, चूने के स्तंभों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कुछ लाइमस्टोन कॉलम्स बन जाते हैं और इन लाइमस्टोन कॉलम्स को कहा जाता है स्टेलेक्टाइट। ठीक है, स्टेलेक्टाइट कुछ इस तरह का दिखता है आपको। ठीक है, गुफा के अंदर कुछ ऊपर से इस तरह से आपको दिख जाएगा। ये सब याद रखिएगा, ये चूना है जो एक स्तंभ का रूप ले चुका है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो रहता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए रेत और उसके अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है? देखो, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, ठीक है, वहां पर ना हवाएं बहुत चलती हैं। ठीक है, तेजी, खुला एरिया है पूरा, तो हवाओं के साथ ना धूल कण और रेत वगैरह जो ट्रैवल करती है वो कहीं कहीं जाकर ना कुछ अलग अलग आकृति बना देती है। ठीक है, कुछ लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं और रेगिस्तान में बनने वालों को या फिर डेजर्ट में बनने वालों को हम बरखन कहते हैं। ठीक है, जब हम बरखन की बात करें कुछ ये इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार। ठीक है, ये हमारे लिए बरखन होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है कि विसर्प से कट जाने से बनी हुई झील को क्या कहा जाता है? वट इज द लेक फॉर्म्ड बाय द कटिंग ऑफ अ मिंडर कॉल्ड? मिंडर का मतलब पहले चीज क्या होता है? मिंडर का मतलब होता है विसर्प। जब नदी आड़ी टेढ़ी होकर जाती है ना, ठीक है, उस स्थिति में बनने वाले जो विसर्प होते हैं, कुछ इस तरह से यूं जाएगी नदी। और कई बार क्या होता है, यहां पर अलग होकर कुछ एक हिस्सा या झील बन जाती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं गोखुर झील। ठीक है, और अगर आप इसकी इमेज की बात करेंगे तो कुछ ये इस तरह से दिखता है कि अच्छी खासा मिंडर जा रहा है, यानी कि ये विसर्प होती हुई जा रही है, लेकिन ये जो हिस्सा अलग हो गया यही हमारे लिए रहता है गोखुर झील, ऑक्सबोल लेक। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की जलप्रपात के आधार पर गहरे और बड़े गड्ढे जो नदी का पानी गिरने की वजह से बनते हैं। ठीक है, लाइक आप वाटरफॉल समझते हैं, झरना वगैरह, जहां पर सारा पानी आके गिरता है और वहां पे जो गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों को क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं अवमानित कुंड, प्लंज पूल। और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, कि पानी आके सारा गिर रहा है और ये हिस्सा क्या है? गड्ढा गहरा सा बन चुका है। ठीक है, क्लियर है इतना? और याद रखेंगे ये एक नेचुरल लैंडफॉर्म है। ठीक है, प्राकृतिक आकृति है, इसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है। ना आप वहां पे गड्ढे खोदने जा रहे हो, ना मैं जा रहा हूं वहां पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन रहता है स्टेक। जो स्टेक का निर्माण है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ठीक है, स्टेक पहली बात समुद्री लहरों की वजह से बनता है, ओशन वेव। अब देखो, स्टेक का मतलब क्या है? स्टेक होता क्या है? कभी अगर इमेजिन करिए समुद्र के बीच में कुछ थोड़ी बहुत चट्टाने दीवार टाइप खड़ी हो, कभी ऐसा कुछ देखा हो? अगर नहीं याद तो किसी ने किसी मूवी में देखा होगा, अभी आपको याद आ जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, कि समुद्र के आसपास कुछ जो ये आसपास टापू हैं, इनके इस लहरों की वजह से, टूटने की वजह से जो ये आकृति बनी है, ये यही हमारे लिए क्या कहलाता है? स्टेक। ठीक है, याद रखेंगे, समुद्र में लहरों की वजह से, दीवारों के टूटने से जो आकृतियां बन रही हैं, यही हमारे लिए क्या है? स्टेक। उसके बाद आगे बात करें तो जो अगला क्वेश्चन रहता है, मरुस्थलों में कठोर चट्टानों के बीच पवन अपवर्दन और इनसे बने ऊंचे टीलों को क्या कहा जाता है? कि व्हाट आर दी टॉल माउंट्स फाउंड बाय विंड्स इरोजन बिटवीन हार्ड रॉक्स इन डेजर्ट कॉल्ड? इसको हम कहते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, इस इंसेलबर्ग की जब हम बात करें तो इंसेलबर्ग दिखता कैसा है? कुछ इस तरह का। ठीक है, याद रखिएगा, ये कोई बहुत ज्यादा ठोस एरिया नहीं है, ये सिर्फ क्या है, जो धूल आती गई हवाओं के साथ ठहरती गई, बनती गई, इसको हम इंसेलबर्ग कह रहे हैं। ये आप इसको कहीं पहाड़ मान लो, ये पहाड़ नहीं है, क्योंकि पहाड़ जितना ये सॉलिड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती है और उन मोड़ पर क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हेन अ रिवर एंटर्स अ प्लेन एंड फ्लो अलोंग हैंडलिंग विद पाथ्स, व्हाट आर दोज बैंड्स कॉल्ड? यानी कि बैंड यानी जो मुड़ रहे हैं वो।
ठीक है, तो याद रखिएगा इसको मिंडर कहते हैं, कुछ यही वाला हिसाब किताब कि मैदानी इलाकों में आके नदियां कुछ इस तरह का रूप ले लेती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं नदियां भी, और ये जो आड़ी टेढ़ी आकृति बनती है ना, इसी को हम कहते हैं विसर्प या फिर मिंडर्स। कुल मिलाकर नदी विसर्प या फिर रिवर मिंडर्स। उसके अलावा हिमनद के पिघलने पर जमा हुए मलबे के ढेर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टर्म फॉर द पाइल्स ऑफ डेब्रिस डिपॉजिटेड बाय अ मेल्टिंग ग्लेशियर? तो इसको हम कहते हैं ड्रमलिन। ठीक है, ड्रमलिन कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। ठीक है, कि बर्फ वगैरह पिघल पिघल के आ गई है मैदानी इलाकों तक। ठीक है, कुछ इस तरह का ये आपके लिए ड्रमलिन होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कि चूना पत्थर क्षेत्रों में जो भूमिगत जल है इसके द्वारा बनी हुई आकृतियों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर दी लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्राउंड वाटर इन लाइमस्टोन रीजन्स कॉल्ड? इसको हम कहते हैं कार्स्ट। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ये जो चैप्टर है ना, आप इसको ज्यादा से ज्यादा इमेजेस के बेस पे ही देखिएगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए उतना जरूरी नहीं है कि आपको लॉन्ग आंसर देगा ही देगा। यहाँ से आपके लिए एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ से 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है बनेंगे, और हो सकता है आपको जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आ जाए। ठीक है, तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा। घर पे तो किताब उठाते नहीं हो तो फोन से ही पढ़ लो। धन्यवाद।